सहाफ़ी हम देखते हैं कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन या उन्हीं के जो एजेंडाज़ है उस पे काम कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों को तक़वियत मिलनी चाहिए या ये रवायत अच्छी है? जर्नलिस्ट का काम है सिर्फ फैक्ट्स बताना। उसका ये काम नहीं है कि लोगों को कहना कि भाई इसको आप चुनो। तो मेरा काम है दो बंदे के अंदर इसकी भी खूबियाँ खामियाँ बता दूँ, इसकी भी खूबियाँ खामियाँ बता दूँ, बाद में लोगों को डिसाइड करने का मौका दूँ कि भाई आप खुद डिसाइड करो, क्योंकि मैं तो आप लोगों का ही नुमाइंदा हूँ। मैं डंडी मार जाऊँ पर अल्लाह देख रहा है। तो इस वजह से मैं ऑनेस्टी के साथ मेरा काम है फैक्ट्स बताना। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन के शेयरिंग ऑफ विजडम में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर एरमाडा और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे एंकर पर्सन से जो कि वेल रिनाउंड है और ही इज़ वर्किंग एट उर्दू पॉइंट। सो अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम विद कासिम अली शाह फाउंडेशन। जी अब्दुल्ला भाई, थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट की आपने एंकरिंग? जनाब, मुझे बेसिकली बचपन से इसका शौक़ था ऑनेस्टली। मेरे आप स्कूल फ्रेंड्स से पूछ लें, कॉलेज फेलो से पूछ लें, यूनिवर्सिटी फेलो से पूछ लें, मुझे पता था मैंने क्या बनना है, या एक्टर या जर्नलिस्ट। मैंने जब पहली पोस्ट लगाई थी मेरी बीइंग एन एंकर, तो मेरे कॉलेज के एक सर ने रिकमेंड किया, फिर स्कूल के, कि फाइनली क्या आप उस पाथ पे आ गए हो जो आप बचपन से ख्वाब देख रहे थे। तो मुझे इसी का शौक़ था। तो मैंने फिर जनाब बाकायदा एक यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से मैंने मीडिया एंड कम्युनिकेशन किया, और उसके बाद फिर मैं डिग्री के दौरान ही कुछ देर मैंने ख़बरें पढ़ी मुख्तलिफ चैनल्स पे, एज अ न्यूज़ एंकरिंग भी किया। जी थोड़ा अर्सा। और यूएमटी का जो अपना चैनल था, बेसिकली मैं पॉलिश उधर ही हुआ हूँ। हमारे टीचर थे उसामा तैयब साहब, वो उसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा मुझे पॉलिश किया इसके अंदर। और फिर उसके बाद उर्दू पॉइंट पे आके मैं सही चमक गया, मुझे लेमन मैक्स लगा उर्दू पॉइंट पे आके, और यहाँ आके मैं पॉलिश हो गया और मैंने यहाँ पर काम किया। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ही हूँ, 2 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया उर्दू पॉइंट पे। तो मैनेजमेंट कैसी है उर्दू पॉइंट का? जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है एंकर्स के लिए, स्पेशली जो टीम होती है? मोस्टली चैनल पे हम बहुत सारी कंप्लेंट्स सुन रहे होते हैं जी फलां एंकर के साथ सैलरी नहीं मिल रही, वो नहीं हो रहा। तो थोड़ी सी ये बताइए कि उर्दू पॉइंट में अभी आपकी कैसे जो एक्सपीरियंस रहा है? भाई ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि भाई मैं उर्दू पॉइंट पे जॉब कर रहा हूँ तो शायद मैं इसलिए उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, वल्ला शायद मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। जर्नलिज़म के अंदर आप देखें, उर्दू पॉइंट सोशल मीडिया के अंदर सबसे बड़ा चैनल है, और वो ऐसे नहीं बन गया। बेसिकली एक प्रॉपर हायरार्की है, टीम है जो उसके अंदर एक अच्छे तरीके से अच्छी नीयत के साथ काम कर रही है, और फिर एंकर्स अपनी जान मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंफर्ट मिल रहा है पीछे से। यकीन करें, मैंने ना एक मशहूर आदमी की सेइंग पढ़ी, उसमें वो कहता है कि अपनी ना 30 साल की उम्र तक किसी बंदे को फॉलो करो जिसने सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा काम किया और बहुत बड़ा काम किया है, उसको फॉलो करो, उसकी आदतें अडॉप्ट करो। और उसमें बिलीव मी, हमारे चैनल के जो मालिक हैं अली चौधरी साहब, मैं उनको फॉलो करता हूँ। यार ऐसा नाइस बंदा मैंने नहीं देखा, मीडिया में नहीं देखा, यूनिवर्सिटी में नहीं देखा, कॉलेज में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। मैं कहता हूँ उस बंदे को पढ़ाना चाहिए। इतना नाइस बंदा, वो अपने एंकर्स के साथ इतना कोऑपरेट करता है, फ्री हैंड दे देगा, कर दियो काम, मैं थोड़े पीछे खड़ा। अच्छा, बिलीव मी। लेकिन साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता। आप देखें, हमारा उर्दू पॉइंट का फैमिली कंटेंट होता है, बिलो द बेल्ट कभी नहीं, हमने कभी किसी के मुंह में माइक नहीं घुसेड़ा, तो हमें फ्री हैंड दिया जाता है। और उसके बाद सैलरी, जो लोग अक्सर मीडिया के अंदर 6-6 महीने की नीचे लगी होती हैं, 3-3 महीने की, जनाब 3 तारीख को टक मैसेज आता है आपको कि आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो गई है। क्या? फिर आपको बोनस देते हैं। अच्छा, ताकि एंकर जो है वो उसको ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वो और तेज़ दौड़ लगाए। हालांकि मैं अगर वीडियो कर रहा हूँ कोई हिट वीडियोस, तो मेरा ही फ़ायदा है, लेकिन वो फिर भी आपको बोनस दे रहे हैं कि भाई आप और दौड़ो। और फिर वो उठाते हैं, जो जिसमें पोटेंशियल नज़र आता है ना, उसको कहते हैं चुक दो इनू, फिर ताकि वो और काम करे। फिर हमारे जनाब ग्रुप मैनेजर हैं ज़िशान अजीज़ साहब, बहादुर आदमी, दिलेर आदमी। हमें जब को फ़ोन आते हैं ना, किसी को हमारी स्टोरी पसंद ना आए, यार इनू साइड पे कर दियो,
ये स्टोरी डिलीट कर दें, ये हो जाएगा, या इसको हम डैमेज करेंगे। तो कहता तुसी करके देखो, फिर मैं तुहानू देख लांगा। बिलीव मी, जब उसके हमारे जो ग्रुप मैनेजर उनके मुंह से जब ये बात सुनते हैं ना कि भाई मैं उन्होंने इंज कहता है ओके है, मैं कहता हूँ सारे टेंशन ही ना लो, फिर मैं घुस जाता हूँ भाई जहाँ भी जाना है, डर खत्म हो जाता है। फिर शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, बिलीव मी, जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, काम के अंदर जब प्रेशर है तो फिर बहुत प्रेशर है, रिलैक्सेशन है तो बहुत रिलैक्स है, यानी मज़े के साथ हम काम, ऐसे जैसे समंदर अपनी वो नहीं चल रहा होता मौज में, उर्दू पॉइंट उस तरीके से चल रहा है। और फिर जनाब ठाठे मार रहा है। आप देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है ये, मैं बिल्कुल भी अपने पास एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा कि भाई ये जैसे मैं बनावटी बोल रहा हूँ। ये आप सब्सक्राइबर्स देख लें, लाइक्स देख लें, फॉलोअर्स देख लें, कमेंट्स देख लें, ये आपको खुद बताएगी चीज़ें। तो अगर फ़र्ज़ करें, मैं ना कभी कभी ऐसे भी सोचता हूँ कि यार अगर मुझे चांस मिले उर्दू पॉइंट की मैनेजमेंट को देखने का, तो मैं क्या करूँगा, किस बंदे को किधर शिफ्ट करूँगा, क्योंकि कभी कभी आपको ना डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है किसी एक खास सिचुएशन की वजह से। फिर मैं ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, जैसे चल रही है ऐसे ही रहेगी, एक बंदा नहीं बदलूंगा, अगर मैं बदलूंगा तो काम ख़राब हो जाएगा। यानी इतनी परफेक्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है जिसकी वजह से उर्दू पॉइंट आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए हैं। जी तो जरा ऐसा ना लगे लोगों को शायद मैं उर्दू पॉइंट की तारीफ़ें करने बैठा हूँ, लेकिन ये डिज़र्व करते हैं भाई। जितने भी नए चैनल्स हैं उनको इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए अगर वो कामयाब होना चाहते हैं। और अगर आपको चांस मिले कभी अली चौधरी साहब से मिलने का तो उनसे भी मिले आप। ज़रूर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अच्छा, आपने बात की सैलरी की, जैसे कि नंबर 1 चैनल है डिजिटल मीडिया में, तो अब्दुल्ला खान की सैलरी क्या है, कितने फिगर? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैंने कभी भी सैलरी के लिए काम नहीं किया, व्यूज़ के लिए काम नहीं किया, पैसे उसके लिए नहीं काम किया, फेम के लिए। ये सारी चीज़ें खुद मिलती हैं, मुझे काम का शौक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी की सैलरी है मेरी कि मैं अपने शौक़ पूरे कर लेता हूँ, वालदा के लिए चीज़ें ले जाता हूँ, अपने एक्सपेंस छोटे भाइयों के कुछ ना कुछ एक्सपेंस पूरे कर देता हूँ, चीज़ें कर देता हूँ, यानी फिर भी मेरे पास पैसे बच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इसीलिए वो देखें ना लालियाँ बन रही हैं यानी अच्छे पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको इतनी माशाल्लाह पॉपुलैरिटी मिली, इतने फेम आप हासिल कर चुके हैं, मिलियन व्यूज़ में आपकी वीडियोस देखी जाती है। थोड़ा सा ये बताएं कि एंकर अगर ना होते तो आप क्या होते? अगर मैं एंकर ना होता तो मैं एक्टर होता, क्योंकि मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैं प्लेस करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर अजोका थिएटर के साथ मैंने काम किया है। तो मैं अगर एंकर ना होता तो एक्टर होता फॉर श्योर जी। ठीक है, दूसरा ये बताएं कि एक अच्छे एंकर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? अच्छे एंकर के अंदर जनाब वो कंसिस्टेंट हो और अपग्रेड करता रहे अपना आप को, फिर उसकी आंखें कान सारी चीज़ें जो हैं वो होश में हो, एक्टिव हो और पढ़ता रहे साथ साथ। यही एक अच्छा एंकर। बाकी साथ साथ बंदा ग्रो करता जाता है, पॉलिश होता रहता है। मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी जो है वो की है। ठीक है, ये कहा जाता है कि मीडिया एक ग्लैमर है, और मीडिया की जो फेम है उसकी असल हकीकत क्या है? थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। मीडिया वाकई में जनाब ग्लैमर है, और उसके बाद जो फेम है अगर किसी के पास मुस्तकिल मिजाजी से आया हुआ है तो वो एक एसेट है, एहसासा है। आप फेस वैल्यू देखें, आपको लोग पहचान लेते हैं, आपको आपकी बात मान लेते हैं लोग। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात है। आम को बंदा बात कहे तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आपके पास फेम है, आपके फेस वैल्यू जो है एक एसेट के तौर पे अब बन गई हुई है, तो लोग आपकी बात मानते हैं। क्या बात है इस चीज़ की। तो ये एक एसेट है मेरे ख्याल में। ठीक है, अगर हम बात करें कि आप एग्जांपल आपके लिए लेते हैं, आपके मंथ में 30+ मिलियन व्यूज़ होते हैं नॉर्मली वीडियोस पे हम देखते हैं। इन केस अगर आपको उस जॉब से निकाला जाता है या आप छोड़ के किसी और प्लेस पे जाते हैं, या इन फ़र्ज़ करें कि यूट्यूब बंद कर दिया जाता है, हाँ। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में आना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको किस कैटेगराइज में डिफ़ाइन किया जा सकता है कि बीइंग एज एन एंकर पर्सन आप उर्दू पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो आपको उस वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको किस कैटेगरी में फॉल किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो एक जगह छोड़ के जब दूसरी जगह पे प्लेस किए जाते हैं तो वहाँ पे अपनी जगह नहीं बना पाते, या वहाँ पे उनको उस कैटेगराइज में
फॉल नहीं किया? यानी बीट आप कह रहे हैं? जी। बीट मेरे ख्याल में मैं मोस्टली इन्फोटेनिंग टाइप कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे हंसना बहुत पसंद है। अगर मैं किसी इंटरव्यू में हंसूँ नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इंटरव्यू मेरे ख्याल में थोड़ा सा कमी रह गई उसमें। मैं खुद भी हंसता हूँ, जो गेस्ट होता है उसको भी हंसाता हूँ, और उनको मैं बिल्कुल लाइट सा कर देता हूँ, तो वो मेरे साथ बहुत कंफर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फरदौस आशिक अवान का मैंने इंटरव्यू किया, पहला मेरा इंटरव्यू जब उर्दू पॉइंट पे जो बहुत चला था, तो वो थकी हुई कहीं आई थी। हम पहले पहुंच गए थे, कोई 15-20 मिनट हमने इंतज़ार किया, एकदम गाड़ियाँ आई, तो वो बड़ा थके हुए, वो यार ये खरीदो, पानी दे दो मुझे, ये हो गया, आज मैं बड़ा एग्जॉस्ट हूँ, कितनी देर का आपने इंटरव्यू करना है। उन्होंने मेरे से पूछा बकायदा। मैं कोई हार्डली 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू करेंगे आपसे इंशाल्लाह, तो फिर उसमें भी ट्रिम हो जाएगा, तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो लग जाएंगी। और जी मैं आज बहुत थकी हूँ, तो काइंडली थोड़ा टाइम मेरा लीजिएगा। मैं कहा ओके। जब जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैं बातें करता गया, शुगर लगाता गया, उनसे मजाक कर रहा हूँ, बातें पूछ रहा हूँ, और वो जनाब मैंने तकरीबन 50-60 मिनट का इंटरव्यू किया। सही। जहाँ वो कह रही थी 5-10 मिनट का इंटरव्यू कर रही हैं, और वो भी जल्दी जल्दी, हमें लाइट ठीक नहीं करने दे रही। और यार ठीक है, बस ऐसे ही चली लगी रहने दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही खूबसूरत लगती हूँ, क्योंकि वो इतना थकी हुई थी। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू किया, 50 मिनट का रिकॉर्ड किया, तो फिर बाद में कहती है तुमने मुझे ना रिलैक्स फील करा दिया है, यानी ऐसे लग रहा है मेरी थकावट उतर गई है। आपने क्वेश्चन बड़े लाइट किए होंगे ना, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं मुश्किल सवाल? मैंने मुश्किल भी किए उनसे, सही, उनसे लाइट भी की है। उनमें से एक बहुत क्वेश्चन जो चला था, मैंने मेकअप के ऊपर पूछा था उनसे कि आप मेकअप बहुत करती हैं, इसकी क्या वजह है? तो कहती है मैंने अपनी जो शादी पर पहली दफ़ा मेकअप किया था, तो मेरे सारे कज़न जो हैं वो कहते थे भाई पैसे तो लग गए पर चीज़ चंगी बन गई। तो वो बहुत वायरल हुआ क्लिप। फिर हसब्याल में अजीज़ी साहब ने उसको बाकायदा मिमिक भी किया। अच्छा। पूरा एक प्ले किया, वो मेरे लिए डमी के तौर पर, वो मेरे लिए ऑनर की एक बात है। यानी बताने का मकसद यह है कि मैंने इंटरव्यू ऐसे किया कि वो एकदम फ्रेश होगी। मुझे हंसना पसंद है, तो मैं फिर आगे गेस्ट को भी हंसाता रहता हूँ। तो इन्फोटेनिंग मेरे ख्याल में मुझे एक बेस्ट वो लगता है, कंफर्ट है। बाकी साथ पॉलिटिकल के अंदर भी देखें आप, अगर मैं इंटरव्यूज करता हूँ किसी सियासतदान के भी, अब फरदौस सियासतदान है जी, तो मैं जब उनके इंटरव्यूज करता हूँ, और मजे की बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कि भाई आपने वहाँ कितने पैसे लगाए, वो क्या किया आपने, अभी तक क्या काम किए, वो हर रोज एंकर्स पूछते हैं उनसे। लेकिन जो जिस तरह मैं फिर वो पूछ रहा था इन्फोटेनिंग टाइप में, वो बता भी रही थी, और ऐसे लोग उन्हें आंसर सुने भी नहीं होते। तो मुझे ऐसे इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। जब आप कवरेज कर रहे होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे होते हैं, कोई ऐसी खबर या वाक़या को कवरेज करते हुए कोई इस तरह का कोई चैलेंज फेस किया हो, उसकी कोई एग्जांपल देना चाहिए? अभी देखें जिस तरह ये आप देखें पंजाब के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि कोई पता नहीं है कब एकदम हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वो चैलेंज ही है एकदम। हम आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना चाहें? वो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं कि हम जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो किसी को बात बुरी लग जाती है हमारी कि भाई ये इन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग क्यों की है, हालांकि हम फैक्ट्स बता रहे होते हैं कि इधर ऐसे है, इधर ये है, ये सिचुएशन होगी। फिर हमें कॉल्स आती हैं, हमारे दफ्तर को कॉल्स आती हैं, भाई इनको साइड पे करें, ये करें। तो फिर ये कहा जाता है कि भाई 10 बजे तक आप एटलीस्ट घर चले जाएं। ये दफ्तर की तरफ से हमें कहा जा रहा होता है रुक जाएं, ना करें, लेकिन हम जा रहे होते हैं। हम कह रहे हैं टेंशन ना लें, जो होना है वो होके रहना है। तो ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। तो इस तरह की आती हैं हमें कॉल्स, तो हम रोज़ाना डील कर रहे होते हैं इस तरह, और अक्सर हम बताते भी नहीं हैं घर वालों को स्पेशली। ये रोज़ का काम है, बमूल है ये चैलेंजेस को फेस करना। और लाइफ एक खुद एक चैलेंज है, आप रोज़ उठते हैं, आप रेस अगेंस्ट टाइम आपने करनी होती है। तो इस तरह के हम फेस करते रहते हैं जनाब। राइट। अच्छा, लाइफ का कोई ऐसा एम्बैरेसिंग वाक़या जिसे आप अपनी ज़िंदगी से डिलीट करना चाहते हैं, वो आप शेयर करें? बेसिकली कोई भी एम्बैरेसिंग नहीं होता, वो आपको कोई ना कोई ख़ास मकसद के लिए आया होता है आपके लिए लाइफ में, आपको सिखाने के लिए। आपको सपोज कोई भी ऐसा वाक़या जो आपके साथ हुआ है एम्बैरेसिंग, सही, आप उससे सबक सीख जाएंगे ना, तो आपको वो एम्बैरेसिंग लगना बंद हो जाएगा। ये पेन की वो है, यूँ समझ लें साइंस है कि आप वो जो पेन आपको मिल रही होती है ना दिमाग के अंदर, दिल में या कहीं भी, आप उसका मकसद सीख लेना कि ये मुझे क्यों मिल रही है, वो पेन ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा एम्बैरेसिंग मेरी लाइफ में ऐसा इवेंट नहीं है।
अगर जैसे फ़र्ज़ करें मैंने किसी के सामने मार खाई है, तो वो बंदे को होता है यार मैं कितना एम्बैरस लगा होऊंगा, मुझे मार पड़ी। पर आप वो सीख लो ना कि यार ये तो मैंने उधर पीछे ये कांड किया था, इसके वजह से मुझे ये मार पड़ी थी, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा बेहतरीन, आप सबक सीख गए, वो पेन खत्म हो जाती है, आप अंडू करना भूल जाते हैं। फिर क्या आप कहते हैं यार ये भी अच्छे के लिए हुआ था, वरना मैं शायद ये ना सीखता और आगे से कहीं से ज़्यादा मार पड़ती मुझे। शुक्र है 2 चपेड़ों में बात डन हो गई है, आगे जाके मेरी हड्डी पसली तोड़ता कोई फिर ठीक था। तो इस वजह से मैं किसी चीज़ को अंडू नहीं करना चाहूँगा। सही, बेहतरीन है। इतनी फेम मिलने के बाद फिर भी आपके क्रिटिक्स नहीं है, क्या वजह है इसके पीछे? जनाब अब पता नहीं क्रिटिक्स आप पॉजिटिव वे में कह रहे हैं या नेगेटिव वे में कह रहे हैं। यानी एक होता है तनकीद बराए तनकीद, एक होता है तनकीद बराए इस्लाह। दोनों चीज़ों में आप फुकदान पाया जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा बताइए। पता नहीं शायद मेरी काबिलियत इतनी है कि लोग कहते हैं चल ठीक है यार रहने दो, देखा जा रहा है कोई बात नहीं है, इस पे क्या सरखपती करना। मेरे ख्याल में ऐसा है शायद जिसकी वजह से कोई क्रिटिक्स नहीं है मेरा, और ये अच्छी बात भी है। मैं अपनी मर्जी में काम करता रहता हूँ, फ्लो में मुझे मज़ा आ रहा होता है, मैं काम करता रहता हूँ। और ऑनेस्टली वल्लाह शाहिद मैं ये ना व्यूज़ के लिए काम करता हूँ, ना फेम के लिए काम करता हूँ, ना ही पैसों के लिए काम करता हूँ। मुझे इस काम का क्रेज़ है, मुझे पसंद है ये काम, शौक़ है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। और मेरी वालदा को बहुत पसंद है ये काम कि मैं करूँ, तो जिसकी वजह से मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं दिल में ये सोच रहा होता हूँ ये वीडियो मैं अपनी वालदा के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, फैमिली भी सपोर्ट करती है, वालदा भी? हाँ, यानी उनको मज़ा आता है मेरी वीडियोस देखने का। माए को अच्छा लगता है ना कि भाई कोई बच्चा उसका स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसा नहीं कि मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं है या उनको पता नहीं है सोशल मीडिया का, सब चलाती हैं। मैं जब भी टीवी के ऊपर या माइक के ऊपर अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, वो वीडियो देखते हुए आगे से वालेकुम सलाम कहती हैं। जब मैं हंसता हूँ वो हंसना शुरू हो जाती हैं, यानी उनको मैं इतना अच्छा लगता हूँ। तो मैं कहता हूँ अगर वो मेरे हंसने से हंस रही हैं तो फिर मैं क्यों ना खिलखिलाऊँ और कह के लगाऊँ। तो मैं इस वजह से ये काम कर रहा होता हूँ। तो बाकी फिर फेम भी आता है, व्यूज़ भी आते हैं, वो पैसा भी आता है, सारी चीज़ें खुद आती जाती हैं क्योंकि मेरी वालदा खुश हो रही होती हैं, तो अल्लाह देख रहा होता है। इस वजह से मैं ये काम करता हूँ। ठीक, क्रिटिक्स शायद इसी वजह से नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला भाई बताएं, आप कवरेज करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में जाके, ज़मान पार्क में कवरेज करना ज़्यादा अच्छा लगता है या नून लीग या पीडीएम के जलसों को ज़्यादा कवरेज करते हैं? देखिए, एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो फैक्ट्स दिखाए लोगों को, क्योंकि लोग हम पे रिलाई कर रहे होते हैं। और जर्नलिस्ट आंखें, कान, बाजू, पैर होता है सोसाइटी का। अगर वो सही वाले फैक्ट नहीं दिखाएगा तो सोसाइटी सुकड़ जाएगी। आप आंखें बंद कर लें, आप किसी से टकरा जाएंगे। आप अपना डिफेंस नहीं कर सकते हाथ उठा के, तो आपको कोई आके चीज़ लगेगी। तो जर्नलिस्ट का काम ये होता है, आंखें, हाथ, पैर, उसने फैक्ट दिखाना है। अब देखें, मैं ज़मान पार्क में भी वीडियोस करता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ, कवर करता हूँ, वहाँ पर भी शेयर होती हैं, लोग पसंद करते हैं, लीडरान जो हैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, रीट्वीट करते हैं। इसी तरह मैं मरीम नवाज साहिबा के जो जलसे हैं वो कवर करता रहा हूँ। कोटला में मैंने इंटरव्यू करने के लिए गया, जलसा कवर करने, तो मैंने एक इंटरव्यू किया कोटला शहर के अंदर। मरीम नवाज साहिबा ने उसको ट्वीट किया और ऊपर लिखा दिस इज़ माई ड्राइविंग फोर्स। लोग मुझे कहना शुरू हो गए मुबारक हो भाई नून लीग में। मैं कहा भाई वो मुझे नहीं कह रही, वो अपने कारकुनान को कह रही हैं। यानी मरीम नवाज साहिबा ने शेयर किया, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, तो इस तरह पीटीआई भी अप्रिशिएट करती है। हमारा काम है सिर्फ हम फैक्ट्स दिखाएं जो हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपना यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ नहीं है। मुझे दोनों साइडों पे मज़ा आता है क्योंकि मुझे काम से लगाव है, बंदे से नहीं है। कवरेज के बाद जब आप जैसे कि नून लीग का कोई इवेंट कवर कर रहे हैं या पीटीआई का, दोनों पार्टियों में से या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में से के वर्कर्स की जानिब से कभी रेजिस्टेंस का सामना हुआ? आता है, पीटीआई की तरफ से भी आता है, नून लीग की तरफ से भी आता है, किसी और जमात की तरफ से भी आता है। वो ये है कि जब उनको बात पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने आपको शुरू में भी बताया ना कि फिर वो फ़ोन्स आते हैं हमें, भाई ये काम आज के बाद ना हो, ये ना हो। मज़े की बात यह है कि हम उनको पता चल जाता है कि ये अब देख रहा है तो इसको पसंद नहीं आ रही चीज़ें जो हैं, जो वहाँ पर हो रही हैं। तो हम जब रिपोर्टिंग शुरू करते हैं, लाइव हो रहा होता है हमारा, तो उनके जो बंदे हैं ना, हमारे कैमरामैन के पीछे चल रहे होते हैं 10-15 बंदे, उनके हाथ में झंडे होते हैं, झंडों के साथ डंडे होते हैं, वो जुनूनी होते हैं, जुनूनी भी होते हैं। तो वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं
कितनी दफ़ा ऐसा हुआ उन्होंने कैमरा हो नहीं बंद करो, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं चल खौफ सकता। आया कि हमें किस बात का खौफ जनाब? मैं किसका, मैं मुझे इस चीज़ का शौक है, तो फिर चाहे को कुछ भी हो बाजी हम लगा देते हैं जनाब, वरना शौक ही नहीं है, आप रास्ता बदल लें फिर। तो जब आपने इस रास्ते पर जाना है तो फिर आपको सामना तो करना पड़ेगा। खुद ही तो आपने इस रास्ते का इंतखाब किया, तो मैंने बड़ा दिल करके खुद किया जनाब। जिस तरह वो कहते हैं ऊँटों से दोस्ती हो ना तो घर की जो दरवाजे ऊंचे करने पड़ते हैं, तो अगर आपने ये वाला काम करना है तो फिर रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए आपके अंदर दिल जिगरे का दिल गुर्दा होना चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कैपेसिटी दी है, तो जितनी देर तक दी रखेगी हम सामना करते रहेंगे। जब अल्लाह छीन लेगा कैपेसिटी, हम भी साइड पे हो जाएंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि सहाफ़त जो पैगंबराना एक शोबा है, तो अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें बहुत सारा सहाफ़ी हम देखते हैं कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेशन या उन्हीं के जो एजेंडाज़ है उस पर काम कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों को तक़वियत मिलनी चाहिए या ये रवायत अच्छी है? सर देखें, जर्नलिस्ट का काम है सिर्फ फैक्ट्स बताना, उसका ये काम नहीं है कि लोगों को कहना कि भाई इसको आप चुनो। मेरे अंदर मैंने किसी बंदे के बारे में बताना है, तो मेरा काम है दो बंदे के अंदर इसकी भी खूबियाँ खामियाँ बता दूँ, इसकी भी खूबियाँ खामियाँ बता दूँ और ईमानदारी से बता दूँ। बाद में लोगों को डिसाइड करने का मौका दूँ कि भाई आप खुद डिसाइड करो, क्योंकि मैं तो आप लोगों का ही नुमाइंदा हूँ। तो मुझे आप लोगों ने मौका दिया कि मैं इनको छानबीन कर सकूं, इनके इंटरव्यूज़ कर सकूं और मेरे इंटरव्यूज़ पर आप राय कायम करेंगे। तो फिर अगर मैंने गलत छानबीन इनके सामने प्रेजेंट की तो मेरा क्या हाल होगा? अल्लाह तो देख रहा है ना, अगर बंदे नहीं देख रहे मैं डंडी मार जाऊं, पर अल्लाह देख रहा है। तो इस वजह से मैं ऑनेस्टी के साथ, मेरा काम है फैक्ट्स बताना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हुए हैं उर्दू पॉइंट के संग, तो ये चल रहा है काम। सही। अच्छा, दूसरा ये है कि सब सोशल मीडिया पे जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारा वल्गर कंटेंट भी है, नेगेटिविटी भी बहुत सारी पाई जा रही है। सोशल मीडिया में पॉजिटिव कैसे इसको पॉजिटिव रह के इस्तेमाल किया जा सकता है? जनाब देखें, मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप उर्दू पॉइंट का कंटेंट देखें, यहाँ की टीम को देखें, आप ये कैसे काम कर रही है। बल्कि ये मैं जितने भी सोशल मीडिया लोग आना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, ये कह के मैं उर्दू पॉइंट से हूँ इस वजह से नहीं। आप उर्दू पॉइंट का कंटेंट देखें, काम देखें, कभी बिलो द बेल्ट नहीं होगा, कभी हम किसी चारद्वारी का तकद्दुस पामाल नहीं करेंगे, फैक्ट्स दिखाएंगे। ये एक अच्छा टीम वर्क और अच्छा जो है ना कंटेंट क्रिएटर जो ऊपर हेड बैठा होता है उसका तालमेल जब मिलता है तो इस तरह का कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। जब उर्दू पॉइंट का कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं ना तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली ना सोच पे डिपेंड करता है कि आप सोच लें कि आज आपने किसी कार का सोच के घर से निकल आए, मोटरसाइकिल पर, कार पे, किसी पर भी आप सोचे जी आज मैंने V8 गाड़ी सुख के बारे में, आपको वही मिलेगी रास्ते में, हर जगह नज़र आएगी। ऐसा नहीं कि उस दिन वो ज़्यादा हो गई हैं और ऐसा नहीं कि भाई वो आपके लिए शायद आ गई हैं। बेसिकली आप उसको सोच रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जो आपकी सोच है ना वो बेसिकली उसकी अक्कासी हो रही होती है आपके काम में, सारी चीज़ों में। तो आपको अगर पॉजिटिव सोच है तो आप काम पॉजिटिव करेंगे, लेकिन अगर आप ग्रीडी हैं, लालची हैं, व्यूज़ के चक्कर में, फेम के चक्कर में, किसी और के चक्कर में, तो आप फिर डंडी मार देंगे। तो इससे बालातर होकर जनाब काम करना चाहिए जो जर्नलिस्ट का काम है। उसकी बेस्ट एग्जांपल उर्दू पॉइंट है। ये फिर अगेन मैं कह रहा हूँ इस वजह से नहीं कि मैं उर्दू पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ये समझते हैं शायद ये उस चैनल में है तो ये उसकी बढ़ा चढ़ा के एग्जाम्पल दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो डिज़र्व जो करता है वो है। सही। दूसरा सर ये बताइए कि सलाहियतें जिससे काबिल एंकर बना जा सकता है, कोई दो ऐसी सलाहियतें बताएं जो एंकर में होने चाहिए। हम्बल होना चाहिए उसको, फिर कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसको खोज करते रहना चाहिए कंसिस्टेंसी के अंदर पॉजिटिविटी की। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा एंकर और सक्सेसफुल बन जाएगा वो, पढ़ता लिखता रहे, ये तो लाजमी जुज़ हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो अभी तक मैंने की डिफ़ाइन किया वो यही है। एक आम अगर कोई यंग बच्चा ग्रेजुएट होके
इस फील्ड में आना चाहता है, एंकर बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या डिग्री के साथ साथ और क्या चीज़ें चाहिए? अगर किसी नए जो नौजवान लड़का पास आउट होके वो जर्नलिज्म में आना चाहता है, वो आना किस चीज़ के लिए चाहता है, ये बहुत मैटर करता है। लोग ना अक्सर हमसे कभी पूछ लेते हैं कि भाई मैं जर्नलिज्म में आ जाऊँ, स्कोप है इसमें, यार मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, स्कोप है इसमें, किस डिग्री में लोगों से स्कोप? पूछते लोगों से पूछते हैं, पेरेंट्स हमसे पूछ रहे होते हैं फ़ोन करके। मेरी भी वालदा कभी किसी से पूछा करती थी, किसी कज़न से, कभी किसी चाचू से, कभी किसी से, मेरा बेटा ये करना चाहता है, इसके में स्कोप है। उस टाइम तो मैं अपनी वालदा को नहीं कह सकता था ना, लेकिन मेरा ये कहना है कि स्कोप कभी भी फील्ड में नहीं होता, बंदे में होता है। वो बंदा उस आम सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देगा अगर उसके अंदर टैलेंट है। कितनी जगह से पाए मिलते होंगे, आप एक ख़ास जगह से जाकर खाते हैं, चाय कितनी जगहों से मिलती होगी, आप एक ख़ास जगह से खाते हैं, निहारी हलीम एक ख़ास जगह से खाते हैं, ऐसा नहीं कि और जगह से नहीं मिलती। बेसिकली उस बंदे में स्कोप है, तो उसने वो हलीम को इतना शानदार बना दिया है कि आप खिंचे चले जाते हैं। तो इसी तरह स्कोप जो है फील्ड में होता है। तो अगर कोई बंदा जर्नलिज्म में आना चाहता है तो पहले डिफाइन कर ले कि भाई मैंने वाकई ये काम करना है, कीड़ा होना चाहिए उसको, आए फिर लगा रहे कंसिस्टेंट होके लगा रहे। अब देखें कछुए और खरगोश की एग्जांपल देखी होगी आपने, सादा एग्जांपल है। अब देखिए कछुआ सिर्फ कंसिस्टेंट है, ना उसके पास कोई बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ना कोई बहुत ज़्यादा शक्लो सूरत है, ना कोई उसके पास ख़ास वो कोई तेज़ रफ्तारी है कुछ, ना ही उसके कोई लिंक्स हैं इस तरह। एट द सेम टाइम आप दूसरी तरफ देखें, खूबसूरत खरगोश सफ़ेद रंग का आप देखें, फिर फुर्तीला, तेज़ दौड़ता, टैलेंट है उसके पास, वो किस तरह जंप मारता है। लेकिन एक साइड पे वो कंसिस्टेंट है कछुआ, दूसरी साइड पे वो थोड़ा सा दौड़ता है फिर रुक जाता है, रास्ते के जो इश्क हैं उनमें मगन हो जाता है, वो हार जाता है। तो जो कंसिस्टेंट है सर नीचे रख के चलता जा रहा है, मंजिल उसको मिल जाती है। बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर इंसान उस मिशन पे है, जो ड्रीम उसने हासिल करना है उस पे लग गया है विद कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, तो वो चीज़ या उस मिशन में वो कामयाब हो जाता है। ऐसा ही ये तो हम सुनते आ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि रेफरेंस की अगर हम बात करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिफारिश या वो चीज़ है, रेफरेंस जेंडर की हम बात कर लेते हैं कि जेंडर सिलेक्शन की लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं जी ख़वातीन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेल मीडिया फील्ड में। तो आप क्या समझते हैं कि रेफरेंस दोनों का होता है, तो फिर ज़्यादा क्यों ख़वातीन को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, या ख़वातीन का ज़्यादा उतना मीडिया में उतनी अपीयरेंस क्यों प्रायोरिटी की जाती है उस वजह से? देखें जनाब, बात होती काबिलियत पे। अब सिफारिश पे हम लगा लेते हैं, मेरी सिफारिश है, आपकी भी सिफारिश है, या मेरी बहुत तगड़ी सिफारिश, दोनों के रेफरेंस हैं, बहुत दोनों के हैं, या मेरा थोड़ा तगड़ा लगा लें। अब मैं चला जाता हूँ, माइक पकड़ लेता हूँ, लेकिन कैमरे के आगे मेरी सिटी गुम हो जाती है, मुझे बोलना नहीं आता, मैं थत्था हो जाता हूँ। एट द सेम टाइम आपके पास सिफारिश नहीं है और आपको माइक दिया जाता है, आप जोश खिताबत में चले जाते हैं, आप उतार चढ़ाव में चले जाते हैं, आपको पूरी लय आती है, आप रुकते नहीं हैं। तो वो खुद जस्टिफाई कर दिया कैमरे ने कौन बंदा इसका हकदार है, और आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप ज़बरदस्ती सिफारिश की बेस पे टिक नहीं सकते कैमरे के आगे, माइक के आगे, स्टेज के ऊपर, या कहीं पर भी किसी भी पोस्ट पे। सो ये काबिलियत की बात है। अगर आपको ख़वातीन ज़्यादा नज़र आ रही हैं फील्ड के अंदर, इसका मतलब है वो काबिल हो गई हैं, वो पढ़ लिख बहुत ज़्यादा रही हैं। और आप अपनी सोसाइटी में देख लें, अपनी फैमिली में देख लें, लड़कियों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा एक्टिव हैं घर के कामों में, सारी चीज़ों में, बजाय के लड़के फिरते रहते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर ये चल रहा होता है। तो जब फिर लोग आगे निकल रहे हो ना, और आपको नहीं ये हक तो मेरा था, तो फिर आप लड़ते हो उससे। अब बजाय कि आप जस्टिफाई करो कि भाई नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं ही हूँ। जनाब बेसिकली जो जंग है ना, वो जीती जाती है डायलॉग से। जो गुत्थम गुत्था होते हैं तो वो बैल होते हैं। इंटेलेक्चुअल लोग कहाँ ऐसे बैलों की तरह लड़ते हैं, वो जनाब टेबल टॉक करते हैं और अपनी काबिलियत से आगे निकलते हैं। और आप कैमरा बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है, आप उसके सामने नहीं टिक सकते अगर आपके पास सिफारिश है लेकिन टैलेंट नहीं है।
तो अगर आपको वो ज़्यादा नज़र आ रही है तो इसका मतलब वो ज़्यादा काबिल है। ये सिंपल सा सवाल है मेरे से। बहुत मुझे ऐसा लग रहा था यार ये लड़की बहुत आगे निकल गई है, शायद इसके पास सिफारिश है, लेकिन एट द एंड जब आप मिलते हो उसको आप कहते हो नहीं भाई ये मेरिट पे डिज़र्व करती है। सही सही। अच्छा, बहुत सारे लोग मीडिया में हैं, यकीनन कोई ना कोई आपका आइडियल होगा। किस पर्सनैलिटी को मीडिया में आप आइडियल समझते हैं? जनाब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बेसिकली मुझे ना मतंजन पसंद है, खाने में बेशक नहीं लेकिन बनाने में। सही। तो आपकी मुझे बात बहुत पसंद आती है जिस तरह आप पोइट्री पढ़ते हो, ये ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। यानी आप क्या उतार चढ़ाव कैसे बयान करते हैं मुझे बहुत पसंद है। तो जब आप पढ़ रहे होते तो मैं नोट कर रहा होता हूँ, अच्छा ये है, मैं वो लहजा अपना लेता हूँ। फिर आप वाला पढ़ा हुआ शेर घर पढ़ता रहता हूँ कि वो फॉलो हो पाता है या नहीं। फिर इस तरह मैं देखता हूँ किसी और बंदे ने वो चीज़ बड़ी मज़े की थी, मैं वहाँ से वो पिक कर लेता हूँ, उसने वो की थी, उसने वो सारी चीज़ें करके ना मिक्स करके ये फेंक देता हूँ ऐसे। तो वो लोग कहते हैं क्या बात है, क्या बात है, प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत। बेसिकली मैंने वो चुराई होती हैं, तो मुझे ये पसंद है। तो अगर मैं एक बंदे को सिर्फ सुनता रहूँगा तो शायद मैं वो अच्छा मतंजन बना नहीं पाऊँगा। तो मुझे मतंजन पसंद है, इसलिए कोई एक नहीं है, सब है जनाब। अच्छा, आपने पोइट्री की बात की, कोई हमें शेर सुनाना चाहिए? जनाब वो एक बड़ा मुझे मज़े का शेर लगता है और अक्सर मैं अपने उसमें बोलता हूँ और कि रहो कुछ इस तरह कि हमेशा याद रहो, चलो चलन ऐसा कि ज़माना मिसाल दे। तो मुझे यही मज़े का लगता है। ऐसा नहीं कि वो तुझे इश्क हो खुदा करे तुझको, मुझे ऐसी पोइट्री नहीं पसंद है। रोमांस वाला रोमांस वाला है भाई, रोमांस है कि आप अपने महबूब को ताने दें, बदुआएं दें कि तुझे इश्क हो खुदा करे, ऐसा कोई प्यार नहीं होता। ये वहम तो अपने महबूब से शिकवा करते हैं ना शायरी में। सर मोहब्बत में शिकवे नहीं होते। बड़ी खूबसूरत बात किया। मोहब्बत अन्य माँ होती है। मोहब्बत में वाकई में शिकवे नहीं होते। जब आप मोहब्बत नाप तोल के फिर तो कर रहे हैं आप, अगर आप शिकवा भी कर रहे हैं, मुझे आप देख लें रिटर्न में ये नहीं मिला, मुझे देख लें ये नहीं हुआ, तो ये फिर मोहब्बत थोड़ी है। मोहब्बत तो सरेंडर कर देने का नाम है, अपनी है ना, अपनी हर चीज़, अपनी डिमांड। तो मुझे उस तरह की नहीं पसंद है। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझको उससे जुदा करे, क्या भाई तुम बदुआएं दे रहे हो उसको। मोहब्बत करनी है करो, नहीं तो भाई रास्ता पकड़ो। ये है सर, आपने मोहब्बत की बात कर दी, सवाल अब मेरे ज़हन में आ गया। मुझे पता था अगला सवाल यही आएगा क्योंकि मैं भी एंकर हूँ। हाँ जी, तो सवाल अब ये बन रहा है, दो बन रहे हैं कि शादी कब कर रहे हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जनाब शादी जब इंशाल्लाह किस्मत में लिखी होगी, और बाकी सोच तो रहे होंगे, किस्मत में तो लिखी है। जाहिर है बेचारे कुंवारे लड़के, और क्या उनके दिमाग में यही चल रहा होता है यार कहाँ हमारी किस्मत वाली मारी ना गई हो। सुनने वाले ये सवाल कर रहे हैं, ये पब्लिक का क्वेश्चन। जनाब अभी तक तो कोई मिली नहीं है ऐसी। अच्छा, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो राब्ता भी कर सकते हैं। मैं सीवी सेंड करने के लिए तैयार हूँ। सीवी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे आप इतने। लेकिन ये है कि जनाब अभी तक होगी लव मैरिज। कभी कोई आपने देखा एंग्री मैरिज हो? सारी मोहब्बत की होती है, फैमिलीज इन्वॉल्व है, एक दूसरे से गले मिल रही है, प्यार मोहब्बत हो रहा है, ये लव मैरिज ही है और क्या है। इसका मतलब है खिचड़ी पक रही है भाई। नहीं अभी कोई खिचड़ी नहीं पक रही। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी पक जाए इंशाल्लाह। कब तक? कोई नहीं कह सकते, ये भी नहीं पता। जब तक आएगी राब्ता होगा तो फिर मैं सीवी सेंड करूंगा। तो जब रानी आएगी तो फिर ही इंतजार करेंगे इंशाल्लाह। राइट राइट। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं फेमस पाकिस्तान की पॉलिटिकल में हिस्ट्री में देखें तो कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसका इंटरव्यू करने के लिए आप कहा हूँ? पर्सनालिटी मेरा तो मैं तो थोड़ा इस मामले में ना ग्रीडी हूँ, क्योंकि मुझे काम का शौक है। तो फिर मुझे तजस्सुस होता है, मैं बड़ा बतूनी हूँ इन मामले में। मैं हर बंदे से बैठ के ना उसे उसकी बातें पूछता रहता हूँ। यूनिवर्सिटी में ना मैं जब जर्नलिज्म में नहीं भी आया था तब भी मैं पूछता रहता था। तो मेरे ना अक्सर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो सर थे वो कहते थे यार इसको मदानी होती है, मदानी जो लस्सी बनाने के लिए ये दिमाग में डालता है तो ऐसे ऐसे करता है, अगले बंदे को फारिग करके साइड पे बिठा देता है। यानी मुझे इतने सवाल पूछने की आदत है। तो मेरा ये शौक है कि कोई भी बंदा मिले मैं उसका इंटरव्यू करूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरा ख़ास बंदा है वो है, मैं सबका करता हूँ, मुझे शौक है। तो वैसे
जो फेमस लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके इंटरव्यूज़ करने का ज़्यादा तजस्सुस होता है। वो इस वजह से क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है तो वो इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं ना। मैंने इस तरह ना एक दफ़ा इमरान अशरफ जो एक्टर हैं उनसे पूछा, मैंने कहा कभी टेंशन नहीं हुई कि आपसे पहले कोई बंदा या आपसे बाद में आया कोई लड़का, उसको मेन रोल मिल गया, तुसी साइड रोल पे बैठे हुए हो और आप ज़्यादा डिज़र्व भी करते थे, आपको ऐसे लगता है आप में टैलेंट भी ज़्यादा था, और वो बंदा जो है सिफारिशी था, पर्ची था और वो मेन रोल में आ गया। सही। तो उसने मुझे बड़ी मज़े की बात की, कहता यार कभी पहले हुआ करता था, लेकिन फिर मैंने ये डिफाइन कर लिया, मुझे पता चल गया कि उसके दिल में कोई ना कोई एक ऐसी बात है, ऐसी खूबी है जो अल्लाह को बड़ी पसंद है, तो उसने उसको बनवाया। बिल्कुल, ये कहा भी जाता है ना कि जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी उसको आप इज्जत दें। हाँ, हमारे यहाँ तो बहुत जी सारे जी। लोग हैं तो इस वजह से जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, मुझे इनके इंटरव्यूज़ करने का बड़ा शौक है, तो वो हर बंदों के मेरा शौक है, कोई एक बंदा नहीं है, क्योंकि एक कर लिया फिर तो टारगेट ही खत्म हो गया। अब मैं क्या देखूंगा, मुंह देखता फिरूंगा। तो जो एम होना चाहिए वो आपका सितारों पे होना चाहिए, जिसको पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन आप चलते रहे, सफ़र ख़त्म ही ना हो। सही। अच्छा सर, मैं एक सवाल पॉलिटिकल कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जैसे अभी के पॉलिटिकल क्योस है, हालात जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, इसका हल क्या समझते हैं? बीइंग एज ए एंकर पर्सन, मीडिया में आप बहुत सारी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, तो अभी क्या सलूशन देख रहे हैं आप? जनाब ऑनेस्टली देखें, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी हल जो है वो इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह ये है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर बैठे हुए हैं या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट देख लें या आलमी बैंक देख लें, हमें कर्जे चाहिए या इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो सब ये कह रहे हैं कि यार क्या पता ये 6 महीने बाद गायब हो जाए, इनके साथ हमने मुआहदे किए, 5 साल के लिए कोई नई हुकूमत आए, वो सारे एग्रीमेंट्स को रिफ्रेश करने के लिए डाल दे। बेशक वो फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कह दें हमारे पैसे तो रुड़ गए या फंस गए एक दफ़ा, बाद में वो नई गवर्नमेंट आ दे कह दे हम तो डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, तो हमारे तो पैसे फिर गायब हो गए। तो जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, बैंक्स हैं, वो चाहते हैं कोई एक ऐसा बंदा आए जो बाकायदा मैंडेट लेके आए और मुस्तकिल हो, जिसके साथ हम बात कर सकें अगले 5 साल के लिए। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन बेस्ट हल है, अभी करवाए जाने चाहिए। और वैसे भी आइन कहता है भाई 90 दिन में कराएं आप, तो करवाएं आप कोई ऐसी, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जनाब। आप फेयर एंड इलेक्शन करवाएं, तो देखें आप फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टर भी आएंगे, कर्जे भी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये अब मुस्तकिल बंदा थोड़ी देर के लिए रुकेगा, ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए रुका है कहीं, ऐसा नहीं है कि अगले 4 महीने बाद तो इसकी गवर्नमेंट जा रही है आईनी तौर पर, और वैसे भी तो वो फिर लोग बात ही नहीं करते। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो बेस्ट हल है। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मीडिया एथिक्स की हम बात कर लेते हैं। अमूमन हमारे यहाँ मीडिया एथिक्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में या यूरोप में दी जाती। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया एथिक्स का फुकदान है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होते हैं कि एक एंकर दूसरे एंकर के ख़िलाफ़ भी बातें कर रहा होता है, उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा होता है, खुदा न खास्ता और भी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं जो नहीं होनी चाहिए मुहज़्ज़ब माशरे में। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया एथिक्स के हवाले से अदारों को या जो ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस हवाले से? डॉक्टर साहब, इसमें अब देखें, आप जैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, आप कैमरे के आगे बहुत अच्छा बात कर सकते हैं जो भी आपको टास्क दिया जाए, लेकिन मीडिया एथिक्स जो है वो बेसिकली डिग्री में पढ़ाए जाते हैं, जर्नलिज्म की डिग्री में। अब जब आउटसाइडर तो ऐसा है कोई नहीं, क्योंकि अब जो कैमरा जो है वो जस्टिफाई करता है, बंदा बोल सकता है तो उसको पसंद है। अब मैंने मीडिया पढ़ा है, मैंने PhD की डिग्री ली है, लेकिन मैं थथा हो जाता हूँ, बोल नहीं सकता, तो कैमरा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन एटलीस्ट मुझे मीडिया पॉलिसीज़ का या मुझे एथिक्स का पता है। कैमरा को क्या करना चाहिए कि जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU करके करवाए जाने चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ जिसने डिग्री की है वो ही आ सकता है। भाई जिन्होंने डिग्री किया है उनको बोलना नहीं आता, तो फिर
अब आप माशाल्लाह एक गुड एग्जांपल हैं उसके, आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। आपको लिए पैमरा क्या करे, कोर्स करें, MOU के साइन किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी के जो आपके साथ करीबी पड़ती है, भाई जिसने ये कोर्स करना है मीडिया एथिक्स एंड लॉ का, वो फलां यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाए, उनकी वेबसाइट पे लिखा हो, लोग वहाँ 2 महीने का 3 महीने का कोर्स कर लें और जर्नलिज्म में आके बैठ के बाकायदा बातचीत करें। बाय द वे मैंने किया हुआ आपने माशाल्लाह किया हुआ, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल सिर्फ बता रहा हूँ कि एक बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आप कहें नहीं जी तुसी डॉक्टर हो, तुसी नहीं मीडिया च आ सकते, तुसी हो तुसी नहीं आ सकते, वो कहता कैਵੇਂ नहीं आ सकता, मेरे को अपना मोबाइल है, मेरे पास अपना कैमरा है, तो वो लगा के बैठ जाए। अब उसकी बातें पसंद आ रही है तो लोग देखेंगे, दूसरा तो फिर वो जो भी मर्जी बोलता है। चैलेंज ये देखना कि सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती ना उस एंकर को। किसी बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो एंकर काम कर रहा है, उसको वहाँ पे एग्जिस्टेंस मिल रही है या उसको उस तरह से एक काम करने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही। किस बंदे को? बहुत सारे ऐसे मैंने एंकर्स देखे हैं कि जो आते हैं फलां बंदे के मुंह के आगे माइक फिट कर देते हैं और सवालात शुरू कर देते हैं बगैर इजाज़त के। ये भी मीडिया एथिक्स के में आता है ना। आप हर वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है कि कोई आपके साथ करे। अगर फ़र्ज़ करें आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आपको बुरी लगती है कि यार ये मेरे साथ करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, तो आप वो अगले के साथ भी ना करें। आप मुंह के अंदर माइक घुसे देते हैं, भाई ये जवाब दो, नहीं देना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कौन से एथिक्स हैं भाई? क्या हो गया? आपको सवाल करना आपका राइट है, लेकिन वो भी तमीज़ के दायरे में रह के। तो फिर आगे उसका राइट है जवाब दे ना दे, नो कमेंट्स कह दे के चला जाए, फिर चंगे रहोगे। तो ये जनाब मेरे ख्याल में इल्म का फुकदान होता है, उन्होंने वो पढ़ा नहीं होता। मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स एंड लॉ जो मीडिया के हैं, तो इसके ऊपर पैमरा को जो है ना, DGPR को और यूनिवर्सिटीज़ को कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज। अब कौन 4 साल की डिग्री में एडमिशन ले, मैं जर्नलिज्म पढ़ के फिर ही आऊँगा? भाई आपने डॉक्टर किया, अब आप जर्नलिज्म फिर 4 साल की पढ़ने चले जाएं तो कब आप फील्ड में काम करेंगे? तो शॉर्ट कोर्सेज होने चाहिए जो ग्रेजुअली वो करता रहे। फ़र्ज़ करें आपका एक ख़त्म हुआ है मीडिया एथिक्स एंड लॉ, ये ख़त्म हो गया, आगे आ जाए जी एजेंडा सेटिंग का कोर्स आ गया। आप देख रहे हैं यार एजेंडा सेटिंग का फ़लाँ यूनिवर्सिटी में भी है, फ़लाँ में भी है, मेरी डेट किसके साथ मैनेज हो रही हैं उसके साथ, चलो जी उसमें इनरोल हो गया। आप ऑनलाइन इनरोल हो जाएँ और आप देखें वंस इन अ वीक विजिटिंग, आप ये रेगुलर चले जाएँ यूनिवर्सिटी में, लेक्चर ले लें, नहीं तो ऑनलाइन कोर्सेज लेते रहें आप। क्लासेज होती, कोविड में भी होती रही है ना, तो इस तरह होनी चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा होगा। और जो लोग बेचारे नहीं पढ़े लिखे वो भी पढ़ लिख जाएंगे शॉर्ट कोर्स की वजह से। अगर आप कहते जी 4 साल का पढ़ना ही पढ़ना है आपने, वो कहेगा रहने दे भाई। तो ये चीज़ है जनाब, ये होना चाहिए, जिसकी वजह से जो मुंह में माइक घसेट देते हैं ना, वो भी बाज आ जाएंगे, उनको भी पता चल जाएगा भाई ये मीडिया के अंदर एथिक्स के खिलाफ है। ठीक, अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके। रियली ऑनर्ड टू कंडक्ट योर इंटरव्यू जनाब। ये थैंक यू आपका, मुझे तो खुद नहीं यकीन आ रहा कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं इतना काबिल हूँ नहीं कि मैं इंटरव्यूज दूँ, इस वजह से। खैर जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एंकर पर्सन जनाब अब्दुल्ला खान उर्दू पॉइंट से, और अपनी जो स्टोरीज़ और सक्सेस स्टोरी के बारे में भी बता रहे थे, और एक अच्छा एंकर कैसे बना जा सकता है इस पे भी तफसीलन हमने बात की, और कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने शेयर की कि अच्छे एंकर्स में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। और मीडिया एथिक्स पे भी जाते हुए हमने बात की कि मीडिया के अंदर एथिक्स को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और पाकिस्तानी मुआशरे में एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या क्या एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।